यशवंत सिंह भरतकोप इलाके में परिवार के साथ रहते थे। पत्नी विमला देवी और 5 बच्चों के साथ वह खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके बच्चों में 4 बेटियां और 1 बेटा था। बेटियों में नमिता उर्फ मीनू तीसरे नंबर की थी। बेटा सबसे बड़ा था। यशवंत सिंह ने उसकी गृहस्थी बसा दी थी। चारों ननदों में से अर्चना की नमिता से ही अच्छी पड़ती थी। अर्चना नमिता की भाभी ही नहीं, अच्छी सहेली भी थी। वो अपने दिल की हर बात, हर राज भाभी से शेयर करती थी। भरत दिवाकर से प्रेम वाली बात जब नमिता ने अर्चना से बताई तो वह चौंके बिना नहीं रह सकी। ननद नमिता को उसने बड़े प्यार से समझाया कि अपनी और घर की मान मर्यादा का ख्याल जरूर रखे, कहीं कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे जग हंसाई हो। भाभी को उसने विश्वास दिलाया कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे माँ बाप का सिर समाज में झुके। उसके बाद उसने अपने भाभी से प्यार की बात बता दी थी। बात नमिता के कॉलेज के दिनों की है। उन्हीं दिनों कॉलेज में भरत दिवाकर भी पढ़ता था। कॉलेज में नमिता की खूबसूरती के खूब चर्चे थे। नमिता के दीवानों में भरत दिवाकर भी था, जो उसकी खूबसूरती पर फिदा था। कॉलेज में आने के बाद भरत पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय नमिता के पीछे चक्कर काटता रहता था। आखिरकार नमिता कुंवारे दिल को कब तक अपने दुपट्टे के पीछे छिपाए रखती। अंततः उसके दिल के दरवाजे पर दिवाकर के प्यार का ताला लग ही गया। खूबसूरत नमिता ने भरत की आंखों के रास्ते उसके दिल की गहराई में मुकाम बना लिया था। दिन के उजाले में भरत की आंखों के सामने मानो हर घड़ी नमिता की मोहिनी सूरत थिरकती रहती थी। नमिता के दिल में भी ऐसी ही हलचल मची थी जैसे किसी शांत सरोवर में किसी ने कंकड़ फेंककर लहरें पैदा कर दी हों। भरत दिवाकर और नमिता के दिलों में मोहब्बत की मीठी मीठी लहरें उठने लगी। दोनों एक दूसरे की सांसों में समा चुके थे। चाहत दोनों ओर थी, सो धीरे धीरे बातें शुरू हुई और दोनों मिलने भी लगे। इससे चाहत भी बढ़ती गई और नजदीकियां भी। प्यार की इस बुनियाद को पक्का करने के लिए दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। प्यार की राह में नमिता ने कदम आगे तो बढ़ा लिया था, लेकिन उसके अंजाम को सोचकर वह सिहर उठती थी। वह जानती थी कि उसके प्यार पर उसके पिता स्वीकृति की मोहर नहीं लगाएंगे। अपने प्यार को पाने के लिए उसे घर वालों से बगावत करनी होगी। इसके लिए वह मानसिक रूप से तैयार थी। आखिरकार नमिता ने घर परिवार से बगावत करके प्यार की राह थाम ली और भरत दिवाकर की दुल्हन बन गई। भरत और नमिता ने कोर्ट मैरिज कर ली। अनमने ढंग से ही सही, भरत के घर वालों ने नमिता को स्वीकार कर लिया था। बेटी द्वारा उठाए कदम से यशवंत सिंह की बरसों की कमाई सामाजिक मान मर्यादा धूमिल हो गई थी। पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना खून अपनों को ही कलंकित कर देगा। जिस दिन बेटी ने अपनी मर्जी से पिता की दहलीज लांघी थी, उसी दिन से उन्होंने सीने पर पत्थर रखकर नमिता से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया था। परिवार से उन्होंने कह दिया था कि आज के बाद नमिता हमारे लिए मर चुकी है। गलती से जिसने भी उससे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की वो भी मरे के समान ही होगा। यशवंत सिंह के फैसले से सब डर गए और अपने अपने दिलों से नमिता की यादों को सदा के लिए निकाल फेंका। उस दिन के बाद यशवंत सिंह के घर में नमिता नाम का चैप्टर बंद हो गया। भरत दिवाकर नमिता को पाकर बेहद खुश था। नमिता भी खुश थी। दिवाकर की रगों में दसोदिया देवी के खानदान का खून दौड़ रहा था। जहाँ से राजनीति की धारा फूटती थी, लोग दसोदिया देवी की कूटनीति का लोहा मानते थे, तो पौत्र कहाँ पीछे रहने वाला था। उसे जो पसंद आ जाता था उसे हासिल करके ही दम लेता था। इसी के चलते वो अपनी पसंद की दुल्हन घर लाया था। भरत ने दादी से राजनीति का पाठ सीख लिया था। राजनीति के अखाड़े में मंझा पहलवान बनकर उतरे भरत ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। वह जानता था कि राजनीति आवाम पर हुकूमत करने के लिए एक सुरक्षा कवच है और बहुत बड़ी ताकत भी। वह इस ताकत को हासिल करके ही रहेगा। अपनी मेहनत और संपर्कों के बल पर उसने पार्टी और करवी ब्लॉक में अच्छी छवि बना ली थी। इसका परिणाम भरत के हक में बेहतर साबित हुआ। भरत दिवाकर करवी ब्लॉक का प्रमुख चुना गया। ब्लॉक प्रमुख चुने जाने के बाद यानी सत्ता का स्वाद चखते ही उसके पांव जमीन पर नहीं रहे। सत्ता के गुरु में भरत अंधा हो चुका था। इतना अंधा कि वह यह भी भूल गया था कि उसकी एक पत्नी है जिसने अपने परिवार से बगावत करके उसका दामन थामा था। पत्नी के फर्जी फर्ज को भी वह भूल गया था। कल तक भरत जिस नमिता के पीछे भागते भागते थकता नहीं था, अब उसे देखने के लिए उसके पास वक्त नहीं होता था। यह बात नमिता को भी काफी खलती थी। इसकी एक खास वजह यह थी कि न तो उसे परिवार का प्यार मिल रहा था और न ही किसी का सहयोग। घर भौतिक सुख सुविधाओं से भरा था। भरत के माँ बाप ने नमिता को भले ही अपना लिया था, लेकिन उसे बहू का दर्जा नहीं दिया गया था। कोई उससे बात तक करना पसंद नहीं करता था। ऐसे में पति का ही एक सहारा था, लेकिन वह भी सत्ता की चकाचौंध में खो गया था। अब नमिता को अपनी भूल का एहसास हो रहा था। माँ बाप की बात न मानकर उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। अब वो वापस घर भी नहीं लौट सकती थी। पिता ने उससे सारे रिश्ते तोड़कर सदा के लिए दरवाजा बंद कर लिया था। नमिता को भविष्य की चिंता सताने लगी थी। चिंता करना इसलिए जायज था क्योंकि वह भरत के बच्चे की माँ बन चुकी थी। समय के साथ उसने एक बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम तान्या रखा गया था। बेटी के भविष्य को लेकर नमिता चिंता में डूबी रहती थी। ससुराल की रसोइयाँ और पति की दूरियां नमिता के लिए सूल बन गई थी। भरत कई कई दिनों तक घर से बाहर रहता था और जब लौटता था तो शराब के नशे में धुत होता था।
पति का घर से बाहर रहना फिर भी नमिता ने सहन कर लिया था, लेकिन शराब पीकर घर आना उसे कतई बर्दाश्त नहीं था। एक रात वह पति के सामने तनकर खड़ी हो गई। मैं नहीं जानती थी कि आप ऐसे निकलेंगे। आपने मेरी जिंदगी नरक से बदतर बना दी और खुद शराब की बोतल में उतर गए। मैं सिर्फ इस्तेमाल वाली चीज बनकर रह गई हूँ, जिसे इस्तेमाल करके कपड़े के गट्ठर की तरह कोने में फेंक दिया गया है। कभी सोचा आपने कि मैं आपके बिना कैसी जीती हूँ? दोनों हथेलियों से आंसू पोंछते हुए वह आगे बोली। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसके लिए मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर रही हूँ वह शराबी निकलेगा, सितमगर निकलेगा। अरे मेरा न सही, कम से कम बेटी के बारे में तो सोचते, जो इस दुनिया में अभी अभी आई है। कैसे जालिम पिता हो आप, ढंग से गोद में उठाकर प्यार भी नहीं कर सकते। नशे में धुत भरत चुपचाप खड़ा पत्नी की डांट सुनता रहा। उसे ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। शरीर हवा में झूमता रहा। फिर वह बिस्तर पर जा गिरा और पल भर में खर्राटे भरने लगा। नमिता से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपनी नाक पल्लू से ढक ली। फिर उसे घूरती हुई बोली, मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो इनसे शादी कर ली। उधर मायका छूट गया और इधर कितनी बदनसीब हूँ मैं, जो कि किसी के कंधे पर सिर रखकर आंसू भी नहीं बहा सकती। उस दिन के बाद पति और पत्नी के बीच तलखी बढ़ गई। छोटी मोटी बातों को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगा। पति पत्नी के साथ हाथापाई की नौबत आने लगी। अब तो जब भी भरत शराब के नशे में घर लौटता, अकारण हितनी के साथ मारपीट करता। दोनों के रोज रोज की किचकिच से घर का युद्ध मैदान बन गया था। बेटे और बहू के झगड़ों से तंग आकर माँ बाप ने उन्हें घर छोड़कर कहीं और चले जाने को कह दिया। माँ बाप का तख्त आदेश सुनकर भरत गुस्से में तिलमिला उठा। उसने सारा दोष पत्नी के मत्थे मढ़ दिया कि उसी की वजह से घर में अशांति फैली है। गलत वह खुद था, न कि नमिता, लेकिन पुरुष होने के नाते उसकी नज़र में गलत नमिता थी। सो वह नमिता को ही मिटाने की सोचने लगा। नमिता से छुटकारा पाने के लिए भरत ने मन ही मन एक खतरनाक योजना बना ली। योजना को अंजाम देने के लिए उसने मोहल्ले में ही थोड़ी दूर पर किराए का एक कमरा ले लिया और पत्नी और बेटी को लेकर वहां शिफ्ट कर लिया। अपनी खतरनाक योजना में उसने अपने ड्राइवर और ठेका पट्टी की देखभाल करने वाले राम सेवक निषाद को मिला लिया। राजनीति के मजे खिलाड़ी भरत दिवाकर ने अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए ऐसी योजना बना रखी थी कि किसी को भी उस पर शक ही न हो। उसने ऐसा जाल इसलिए बिछाया था ताकि उसका राजनीतिक कैरियर बचा रहे। इसके बाद उसने पत्नी को विश्वास में लेना शुरू कर दिया। भरत ने नमिता को यकीन दिलाते हुए कहा, नमिता, बीते दिनों जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अब से हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, जहां हमारे अलावा चौथा कोई नहीं होगा। जो हुआ अब वैसा कभी नहीं होगा। इसलिए मैंने घर वालों से दूर होकर यहाँ अलग रहने का फैसला किया है। पति की बातें सुनकर नमिता की आंखें भर आईं। दरअसल भरत चाहता था कि नमिता उसके बिछाए जाल में चारों ओर से घिर आए। अपने मकसद में वह कामयाब भी हो गया था। भोली भाली नमिता पति के छलावे को नहीं समझ पाई थी। अपनी योजना के अनुसार भरत ने बेटी तन्या को बड़ी साली के घर पहुंचा दिया। रात 8 बजे के करीब भरत नमिता से बोला, एक दोस्त के यहाँ पार्टी है। पार्टी में शहर के बड़े बड़े नामचीन लोग शामिल हो रहे हैं। तुम भी अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। बहुत दिन से मैंने तुम्हें कहीं घुमाया भी नहीं है। आज पार्टी में चलते हैं। यह सुनकर नमिता खुश हुई। वह फटाफट तैयार हो गई। रात करीब 9 बजे दोनों अपनी कार से मुलायम नगर की एक मिठाई की दुकान पर पहुंचे। वहां से भरत ने मिठाई खरीदी। यहीं पर भरत से एक चूक हो गई। मिठाई खरीदते समय उसकी और नमिता की एक साथ की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यही नहीं, वहां से निकलने के बाद दोनों ने एक होटल में खाना भी खाया। वहां भी खाना खाते समय दोनों सीसीटीवी में कैद हो गए। बहरहाल खाना खाने के बाद भरत और नमिता होटल से निकले। भरत ने ड्राइवर राम सेवक को इशारों में संकेत दिया कि कार बउआ सागर बांध की ओर ले चले। मालिक का इशारा पाकर उसने यही किया। राम सेवक कार लेकर सुनसान इलाके में स्थित बांध की ओर चल दिया। भरत और नमिता कार की पिछली सीट पर बैठे थे। गाड़ी जैसे ही सर से दूर सुनसान इलाके की ओर बढ़ी तो अनजान रास्ते को देख नमिता को पति पर शक हुआ, क्योंकि उसने पार्टी में जाने की बात कही थी। नमिता ने जैसे ही सवालिया नजरों से पति की ओर देखा तो वह समझ गया कि नमिता खतरे को भांप चुकी है। आखिर उसने चलती कार में ही अपने मजबूत हाथों से नमिता का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। योजना के मुताबिक भरत ने पहले से ही कार के पीछे वाली सीट के नीचे एक प्लास्टिक का बड़ा बोरा रख लिया था। यही नहीं, बरुआ सागर बांध में लाश ठिकाने लगाने के लिए दिन में ही एक नाव की व्यवस्था भी कर ली थी। इस काम के लिए भरत ने नाव मालिक राम सूरत से एक नाव की व्यवस्था करने के लिए कह दिया था। बदले में उसने राम सूरत को कुछ रुपए एडवांस में दिए थे। राम सूरत ने भरत से नाव के उपयोग के बारे में पूछा तो उसने डांट कर चुप करा दिया था। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। लाश ठिकाने लगाने के लिए भरत रात 12 बजे के करीब कार लेकर बरुआ सागर बांध पहुंचा। बांध से कुछ दूर पहले राम सेवक ने कार रोक दी। दोनों ने मिलकर कार में से नमिता की लाश नीचे उतारी और उसे बोरे में भर दिया। फिर बोरे के मुंह को प्लास्टिक की एक रस्सी से कसकर बांध दिया। उसके बाद बोरे के एक सिरे को भरत ने पकड़ लिया और दूसरा सिरा राम सेवक ने। दोनों बोरे को लेकर नाव के करीब पहुंच गए। वहां दोनों ने एक दूसरे बोरे में करीब 1 कुंटल का बड़ा पत्थर भर दिया, जिसे लाश की कमर में बांध दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लाश उतराकर पानी के ऊपर न आने पाए।
और आज हमेशा के लिए पानी में दफन होकर रह जाए। भरत दिवाकर और राम सेवक ने दोनों बोरों को उठाकर नाव में रख दिया। फिर दोनों नाव में इत्मीनान से बैठ गए। नाव की पतवार राम सेवक ने संभाल रखी थी। कुछ ही देर में दोनों नाव लेकर बीच मझधार में पहुंच गए, जहाँ अथाह गहराई थी। भरत ने राम सेवक को इशारा किया कि लाश यहीं ठिकाने लगा दी जाए। इत्तेफाक देखिए, जैसे ही दोनों ने लाश को नाव से गिरानी चाहिए, नाव में एक तरफ अधिक भार हो गया और पानी में पलट गई। नाव के पलटते ही लाश सहित वे दोनों भी पानी में जा गिरे। राम सेवक तैरना जानता था, इसलिए वह तैरकर पानी से निकल आया और बांध पर खड़े होकर मालिक भरत की बात जोहने लगा। घंटों बीत जाने के बाद जब वह पानी से बाहर नहीं आया तो राम सेवक डर गया कि कहीं मालिक पानी में डूब तो नहीं गए। जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो वह अपने घर लौट आया और इत्मीनान से सो गया। अगली सुबह को उसने भरत की छोटी बहन सुमन को फोन करके भरत के बरुआ सागर बांध में डूब जाने की जानकारी दी। इधर बेटी के अचानक लापता होने से परेशान पिता यशवंत सिंह ने भरत दिवाकर को आरोपी मानते हुए भरतकूप थाने में शिकायत दर्ज करा दी। बाद में बरुआ सागर बांध से नमिता की लाश पाए जाने के बाद पुलिस ने भरत दिवाकर और राम सेवक निष्पात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। घटना के 9 दिनों बाद उसी बरुआ सागर से भरत दिवाकर की सड़ी गली लाश बरामद हुई, जो भोली भाली पत्नी नमिता की हत्या को राज बनाना चाहता था। प्रकृति ने भरत दिवाकर को अपने तरीके से अनोखी मौत देकर नमिता को हाथों हाथ इंसाफ दे दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।